यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में बातें पिछले 50 साल से चल रही हैं, कोर्ट की डायरेक्शंस भी हैं, लेकिन इसका कोई मसौदा आज तक नहीं था, कोई ड्राफ्ट नहीं था, जब तक कि उत्तराखंड सरकार ने अपने स्टेट के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई, उसने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, उस पर ऑब्जेक्शंस आई। तो ये पहला ही मसौदा है, तो इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी देखा जा रहा है कि जब देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके पिछले 50 सालों से बहस चल रही है, उसको लेके एक समुदाय के, खासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय की चिंताएं हैं, उनका अपने ऑब्जेक्शंस हैं, कुछ जनजातीय समुदायों की आशंकाएं, उनको लेके देश भर में क्या होगा, उस सबसे पहले एक प्रकार का लेबोरेटरी टेस्ट की तरह है कि उत्तराखंड में उसको लागू कर दिया गया है। आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब एज ए लेबोरेटरी इस्तेमाल हो रहा है, यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना उत्तराखंड एज ए लेबोरेटरी। तो हर राज्य अगर अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा तो हमारी जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है कि हम मैरिज को लेके है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक राज्य के अंदर ही मैरिज करते हैं, मैरिज आपकी दूसरे राज्य से भी हो सकती है। तो क्या वो जो सब्जेक्ट है, जो व्यक्ति मैरिज में दूसरे राज्य से यहाँ आ रहा है, यहाँ की कोई महिला दूसरे राज्य में जा रही है, तो उसको हमारा यूसीसी कैसे रेगुलेट करेगा? तो ये सब बड़े सवाल हैं। तो ये तो हम लोगों की सोसाइटी का कोई सब्जेक्ट ही नहीं हो, लेकिन उत्तराखंड की सोसाइटी का क्या मतलब उससे? अगर हम उत्तराखंड का जो हमारा पारंपरिक रहन सहन है, हमारा जो हमारे कस्टमरी लॉज हैं, या हमारे जो थॉट है, जो सामुदायिक थॉट है, तो वो अभी इस वेस्टर्न थॉट के लेवल पर नहीं पहुंचा है, या वो उससे बेहतर भी हो सकता है कि हम अपनी परंपराओं को ऊपर मानते भी हैं, हमारा समाज मानता है। तो ऐसे में बिना सामाजिक राय के उसको इम्प्लीमेंट कर देना वो एक बड़ा आश्चर्यजनक सा है, एक तरीके से सोसाइटी पे थोपना जैसा हाँ, हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि जिन शहरों में, अगर आप मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव की बात करें, तो वहाँ अभी इस प्रकार की मान्यता नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन वहाँ नहीं है, पर उत्तराखंड में हो रहा है। तो ये भविष्य में होगा कि वहाँ के लोग यहाँ कुछ समय निवास करके यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और प्रोटेक्शन प्राप्त कर लेंगे, जो कि उनको वहाँ प्राप्त नहीं है। कोई राइट्स भी देता है क्या? जैसे कोई लिव इन में है तो उसको किस तरीके के राइट्स भी दे रहा है? ये हस्बैंड वाइफ वाले ही राइट्स दे रहा है पूरे? जो ये वो रेप वाला एक उसमें आता है कि हस्बैंड पे कोई आरोप ही नहीं लगता है, क्या इस पे भी कुछ फर्क पड़ेगा उसका? जैसे कोई दिल्ली में लिव इन में रहता है, उत्तराखंड में आकर आता है, घूमने भी आ रहा है, तो क्या उसको मतलब इसमें जो ये फैमिली लॉज वगैरह हैं, इसमें कितना फर्क पड़ने लगेगा इसके लागू होने से? हम उसमें एक टर्म पढ़ रहे हैं जिसमें ये कहा गया कि छूट दी गई है, कह रहे हैं ट्राइब और प्रथा, एक जो ट्रेडिशन और ट्राइब्स एक वर्ड आ रहा है वहाँ पर को, तो क्या इससे का मतलब ये है कि जैसे हिंदू धर्म के भीतर को उत्तराखंड के बहुत सारे इलाकों में बलि प्रथा चलती है, या फिर वो मसाण पूजते हैं तो उस टाइम पीरियड में बलि होती है, क्या अब ऐसा होगा कि इसके लागू होने से वो जो पहले का कानून है जिसमें बलि को प्रतिबंधित है वो हट जाएगा? ऐसा कुछ उसको भी प्रभावित करेगा ये? और ये निश्चित तौर पर है, जो मॉरल पुलिसिंग है वो इसमें होने वाली है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप्स देखें तो आज की डेट में संवैधानिक प्रोटेक्शन है एक तरह से, कि कोई दो वयस्क हैं, उन्हें अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के तहत वो रह भी रहे हैं और उनको कोई छेड़ भी नहीं सकता। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हुआ है और उसने लिव इन को रेगुलेट करने की कोशिश की, तो वहाँ हम समाज को एक प्रकार का वो राइट भी दे रहे हैं कि वो लोग जाएं और उनसे सवाल करें कि क्या आपकी लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर्ड है कि नहीं है। और क्योंकि उसको आपराधिक भी बनाया गया है, उसके ऊपर पीनल प्रोविजन भी इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उसमें उनको दंड दिलाने का भी प्रयास हो सकता है। तो ये तो निश्चित तौर पर होगा। जिस समान नागरिक संहिता को लागू करने पर देश में दशकों से बहस चल रही थी, उसे लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता को समझने और उससे जुड़े सवालों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं युवा अधिवक्ता और ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले दुष्यंत मैनाली। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट में बागेश्वर के खड़िया खनन माफियाओं की पोल खोलने और ग्रामीणों को बचाने से जुड़े मामले में भी आपने दुष्यंत मैनाली का नाम सुना होगा। इस मामले में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उत्तराखंड हाईकोर्ट में लगी कई महत्वपूर्ण जनहित याचिकाओं में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली से समझते हैं उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में बातचीत चल रही है और सरकार का दावा है कि हम लोग एक ऐसा कानून लेके आ रहे हैं जो आर्टिकल 44 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको फॉलो करता है। तो आपको लग रहा है कि इस तरह की कोई चीज़ आ रही है या कुछ नया चेंज आ रहा है? देखिए, उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता का अभी नोटिफिकेशन हुआ है और अभी उसका कोड जारी करने वाली है सरकार 26 जनवरी को संभवतः। तो वो अगर आप उसको मूल रूप में देखें तो जो आर्टिकल 44
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहता है कि राज्य स्ट्राइव करेंगे, वो प्रयास करेंगे समान नागरिक संहिता लाने का, तो वो आर्टिकल 44 के कॉन्टेक्स्ट में है या नहीं है, ये देखने से पहले ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले कई वर्षों में ये लगातार कहा है कि जो सिविल कानून है हमारे, उनमें एक रूपता होनी चाहिए, इसलिए समान नागरिक संहिता की तरफ देश को आगे बढ़ना चाहिए, जो कि आर्टिकल 44 जो कि बाध्यकारी नहीं है बट एक सजेस्टिव है, जो कि स्टेट अपने इसको पॉलिसीज़ को कैसे फ्रेम करेगी उसका एक प्रकार का सुझाव देता है। तो बाध्यकारी ना होने के बावजूद इसको उत्तराखंड में लागू किया गया, तो ये एक बड़ा इसमें एक कई लोगों के लिए विस्मय का भी विषय है कि जब कंकरेंट लिस्ट में एक सब्जेक्ट है मैरिज के, तलाक के, उत्तराधिकार के कानून ऑलरेडी डोमेन में हैं, सेंट्रल एक्ट बने हुए हैं, तो उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ी कि उत्तराखंड में इसको लागू करना पड़ा एक स्टेट को। तो उसकी अगर आप जड़ में जाएंगे तो जो कंकरेंट लिस्ट है संविधान की 7वीं अनुसूची है, जिसके अंदर जो विषय जिन पर राज्य और केंद्र दोनों समवर्ती सूची के विषय जिन पर कानून बना सकते हैं उनकी सूची दी हुई है। उसमें तलाक, विवाह, उत्तराधिकार ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पर सेंट्रल के कानून ऑलरेडी उपलब्ध होंगे और राज्य सरकार के बनाए हुए उन्हीं विषयों के कानून अगर कहीं कन्फ्लिक्ट में होंगे, तो आर्टिकल 254 जो संविधान का है उसके अनुसार अगर कहीं कन्फ्लिक्ट होगा तो सेंट्रल का जो एक्ट है, केंद्र का एक्ट प्रिवेल करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब ऑलरेडी ये सारे कानून उत्तराधिकार के, तलाक के, विवाह के मौजूद हैं, तो इनको क्यों लाया गया? तो इसका जो मूल कारण है वो वही है जो सुप्रीम कोर्ट की लगातार पिछले 20-25 वर्षों में की गई चिंताओं में झलकता है, जिसमें कि भारत में आपराधिक कानून, फौजदारी के कानून वो धर्म के आधार पर, रीतियों के आधार पर विभेद नहीं करते हैं। उनमें कोई कस्टम्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। उसमें जो क्राइम है उसकी प्लीनरी डेफिनेशन है और किसी धर्म, जाति, मजहब या फिर उस व्यक्ति की व्यक्तिगत कस्टम्स के आधार पर अपराधों पर किस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा वो तय नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में मैं उस पर आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि उत्तराखंड में जो आया तो ये उस समवर्ती सूची से इसलिए उत्तराखंड सरकार ले पाई क्योंकि केंद्र ने अभी तक समान नागरिक संहिता पर, सिविल संहिता पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में कोई पॉजिटिव स्टेप्स नहीं उठाए हैं। उन्होंने कोई इस प्रकार का कानून अभी तक नहीं लाए, इसलिए वैकेंट फील्ड होने के कारण उत्तराखंड सरकार ने इसको बनाया। इसमें एक तो समवर्ती सूची के वो जैसे जो भी सब्जेक्ट होते हैं 3 पार्ट में हम इसको करते हैं कि जैसे एक केंद्र सरकार कुछ विषयों पर केवल केंद्र सरकार बना सकती है, वो केंद्र सरकार की सूची में आते हैं। एक राज्य सूची होगी जिसमें राज्य सरकार बना सकती है। समवर्ती तीसरी वाली सूची होती है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, जैसा आपने अभी कहीं पर को बताया। अब अगर हम लोग कहीं पर को इस पूरे आर्टिकल, क्योंकि बार बार आर्टिकल 44 की बात हो रही है, तो आर्टिकल 44 के हिसाब से लिंग, जाति, धर्म के आधार पर को आप एक ही तरीके के कानून कह रहे हैं। तो उसमें जैसे आप अभी कह रहे थे कि फौजदारी और इस तरीके के 2 पार्ट होते हैं, थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये क्या चीज़ें आपराधिक और इस तरीके। जब से मतलब मानव सभ्यता का विकास हुआ है तो कोडिफिकेशन, कानूनों का कोडिफिकेशन या नियमों का, रीतियों का कोडिफिकेशन करने के आधार पर ही समाजों को रेगुलेट किया जाता है। तो जब भारत में ब्रिटिश कानून शासन था तब फौजदारी कानून हमारे बने थे, आईपीसी हमारी ब्रिटिश पीरियड की है। उसके बाद अभी हाल में आपने देखा कि केंद्र सरकार ने, पार्लियामेंट ने संशोधन किया, उनको रिपील किया और नए आपराधिक कानून, फौजदारी कानून देश भर में लागू किए। तो जो हमारा फौजदारी कानून है वो पूर्व से ही एक प्रकार से समरूपता की तरफ चलता है, क्योंकि वो अपराधी और गैर अपराधी, अपराध और अपराध का दंड, इसके आधार पर ही इन्हीं पैमानों पे किसी को कसता है। उसमें जाति, धर्म और रीतियाँ नहीं आती। लिंग का भी कोई, जेंडर का, ज़्यादातर आपराधिक कानून सिर्फ मेंटेनेंस वगैरह 1-2 एक्सेप्शन छोड़ दें तो सभी वो जेंडर न्यूट्रल कानून है, लगभग सभी। अभी पॉक्सो का एक्ट हाल में आया था 2012 में, तो वो भी जेंडर न्यूट्रल कानून है, उसमें महिलाओं को भी सजा हुई है कई मामलों में। तो वो फौजदारी का जो पूरा स्फीयर है पूरे देश में, वो एक समरूपता के सिद्धांत पर चलता आ रहा है। लेकिन वहीं हमारे यहाँ डाइवर्सिटीज़ मानी जाती है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। हर किसी जाति, धर्म, मजहब और संप्रदायों के अलग अलग प्रकार के अपने कानून हैं, अपने सामाजिक कानून हैं। तलाक, विवाह, उत्तराधिकार, इनको लेके अपनी अपनी रीतियाँ हैं, कस्टम्स के अनुसार ये चलता है। तो सबसे पहला प्रयास इसमें जब किया गया था आज़ाद भारत में, वो पंडित नेहरू की गवर्नमेंट ने किया, जब उन्होंने हिंदू कोड बिल
जिसको उस समय की ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज़ ने अपोज भी किया था, उसको उन्होंने प्रेजेंट किया। उसके बाद 3 कानून भारत में लगातार आए सिर्फ एक दशक में, 1950 से 1960 के बीच में, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम, जिसमें न सिर्फ सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, बल्कि जो ये सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उनको भी शामिल किया गया, जो कि सनातन सभ्यता को मानते हैं उस समय के अनुसार। और उसके बाद उत्तराधिकार का कानून आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, फिर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया। तो ये तो 3 हैं, मैरिज और उत्तराधिकार और अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। तो इन तीनों को एक ही दशक में लाया गया, इसलिए कि जो हिंदुओं के बीच में अलग अलग सेक्ट्स हैं, उनके बीच में एक प्रकार की समरूपता लाई जाए। लेकिन उसी के उलट मुस्लिम धर्म से मानने वाले लोग हैं, ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रावधान किए गए। और इसी प्रकार से जो हर प्रकार के अलग अलग संप्रदाय हैं, तो उनके जो कस्टम्स थे उनको रिकॉग्निशन दिया गया। लेकिन सिविल लॉज में एक रूपता नहीं आ पाई, इसलिए लगातार ये डिमांड होती रही कोर्ट्स की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से, और समाज के बहुत से जागरूक वर्गों की तरफ से, कि जैसे क्रिमिनल लॉज में एक रूपता है, उसी प्रकार से एक प्रकार की समरूपता सिविल कानूनों में भी होनी चाहिए, क्योंकि एक देश एक कानून की एक प्रकार से एक धारणा की गई कि जैसे क्रिमिनल में है, तो उसी विभेद को मिटाने के लिए, डिफरेंसेस को मिटाने के लिए एक ही प्रकार के सिविल लॉज से सारे लोग रेगुलेट हों, ये स्ट्राइव किया गया। इसीलिए हिंदुओं में भी पहले जो डिवीजन था उसको एक जगह लाया गया हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू। और अब उसके आगे बढ़कर कोर्ट्स ने ये भी कहा कि जो सिविल हमारे कानून है, जिसमें दीवानी प्रकृति के जो हैं, जिसमें मुख्यतः तलाक, विवाह और उत्तराधिकार ये सम्मिलित हैं, इनको भी एक रूप किया जाए। तो इसीलिए ये डिमांड लगातार चल रही है, कोर्ट्स ने भी कहा है, और खासकर जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है, तो इनका ये एजेंडा शुरू से रहा है कि हमको समान नागरिक संहिता लानी है, तो उसी की दिशा में ये किया गया है। ओवरऑल जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो हिंदू बिल कोड वाला था, तो हिंदुओं के लिए एक सिविल राइट कानून वाला एक बन गया, उससे अलग जो थे उनके लिए अलग उनके अपने पर्सनल उस तरीके से कहीं पर को हो गए। अब जैसे ही कहीं पर को अगर हम बात करें, जो यूसीसी उत्तराखंड में अभी लागू हो रहा है, ये हमारे कौन कौन से अधिकारों को, या फिर जो उत्तराखंड के रीति रिवाज हैं, क्योंकि हम उसमें एक टर्म पढ़ रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि छूट दी गई है, कह रहे हैं ट्राइब और प्रथा, एक जो ट्रेडिशन और ट्राइब्स एक वर्ड आ रहा है वहाँ पर को, तो क्या इससे का मतलब ये है कि जैसे हिंदू धर्म के भीतर को उत्तराखंड के बहुत सारे इलाकों में बलि प्रथा चलती है, या फिर वो मसाण पूजते हैं तो उस टाइम पीरियड में बलि होती है, क्या अब ऐसा होगा कि इसके लागू होने से वो जो पहले का कानून है जिसमें बलि को प्रतिबंधित है वो हट जाएगा, ऐसा कुछ उसको भी प्रभावित करेगा ये? जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अवधारणा है, तो यूनिफॉर्मिटी उसका कोर है कि उसमें एक समरूपता होनी चाहिए। जैसे कि स्कूल के बच्चों की एक सी यूनिफॉर्म होती है, आप उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं एक तरह के गणवेश से, तो उसी प्रकार कानून इस प्रकार का होना चाहिए सिविल लॉज का, पर्सनल लॉज का, कि जिससे आप एक ही प्रकार की यार्ड स्टिक से, एक ही छड़ी से उनको हाँक सके। तो वो जो यार्ड स्टिक बनाई गई है, जो बताई जा रही है, तो क्या वो समरूप हो पा रही, नहीं हो पा रही, ये क्वेश्चन यहीं पर चेक हो जाता है। जबकि उसमें एक्सेप्शन क्लॉज है हमारे उत्तराखंड के यूसीसी में, उसमें जो हमारे जनजातीय समुदाय हैं उनको उसके दायरे से बाहर रखा गया है। वो शायद इसके लिए भी होगा कि उनकी जो पारंपरिक अपनी रीतियां हैं उससे उनको पालन करने से उनको रोका ना जाए, वो अपने जो कस्टमरी लॉज हैं, जो उनके पर्सनल लॉज हैं कस्टमरी, उससे वो रेगुलेट होते रहे हों, इसके लिए उनको संरक्षण प्रदान किया गया। ऐसा ही संरक्षण आप देखेंगे कि संविधान में जब पंचायती राज एक्ट के लिए लाया गया, संविधान में 9वां और 10वां संशोधन किया गया, तो उस वक्त उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों को इससे बाहर रखा गया। वहाँ आज भी कई जगह पर पंचायतें नहीं हैं, हिल काउंसिल्स हैं, तो उनके जो कस्टमरी राइट्स हैं अपने जस्टिस सिस्टम के, अपने पंचायती डेवलपमेंट सिस्टम के, रूरल डेवलपमेंट सिस्टम के, उनको अभी भी प्रोटेक्ट रखा गया है। तो उत्तराखंड में भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है, तो उसमें पर्सनल लॉज बाकी लोगों के तो रेगुलेट किए गए हैं, कोशिश की गई है करने की, लेकिन उसमें जो हमारी जनजातीय समुदाय हैं उनको उसके दायरे से बाहर रखा गया है। वो शायद इसलिए कि वो पूर्व से ही उनकी जो अपने पारंपरिक रीतियां हैं, अपनी पर्सनल लॉज को इम्प्लीमेंट करने के जो तरीके हैं, वो आज भी किसी ने, जैसा आप रंग समुदाय का उदाहरण दे रहे थे, तो वो लोग अपनी विवाह की रीतियाँ
और अपने यहाँ उत्तराधिकार संबंधी जो रीतियाँ हैं उनको अपने परंपरा के तौर पे आगे बढ़ाते चले हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने की एक विशेषता के तौर पे प्रोटेक्ट करने की यूसीसी में कोशिश की है। तो उस फॉर्म में ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो जैसे वो 3% आबादी है ट्राइब्स की यहाँ पर को, तो उनके तो रीति रिवाज वगैरह जो प्रथाएं हैं वो सेफ है, लेकिन जो बाकी के हैं, जो ये कानून ऐसे उसको भी सेव करता है इस तरीके के गार्ड, जैसे इनकी पूजा पद्धति है, पहाड़ के जो रहने वाले लोग हैं, अलग अलग तरीके की पूजा पद्धति है जो इनकी, उसको सेव करता है इस तरीके का कुछ, देखिए पूजा पद्धति के या विवाह के संबंध में कुछ ऐसा? जी, विवाह के संबंध में नहीं करता, क्योंकि वो एक्सेप्शन क्लॉज ही जो है यूसीसी का, उत्तराखंड के यूसीसी का, वो उसके यूसीसी के दायरे से उन समाजों को बाहर रखता है। यानी कि उन पर ये नियम जो कोड अभी लागू किया जा रहा है वो लागू नहीं होगा, वो पूर्ववत अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक पूजा पद्धति की बात है, तो पूजा पद्धति की स्वतंत्रता तो संविधान में ही प्रोवाइडेड है। तो संविधान क्योंकि सर्वोपरि है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, तो आप उसमें आर्टिकल 25 से 31 तक देखेंगे, या आर्टिकल 19 में भी जो स्वतंत्रता है उनको देखेंगे, तो पूजा पद्धति की स्वतंत्रता तो हर किसी को मिली हुई है ऑलरेडी। हाँ, उसमें कहीं अगर जैसे आप बलि प्रथा की बात बता रहे हैं, तो कुछ स्टेट्स ने ऐसा किया है कि उन्होंने सेपरेट बलि प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए हुए हैं, तो उसके आधार पर तो स्टेट गवर्नमेंट रोक सकती है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड मैं जहाँ बता रहा हूँ आपको, वो सिर्फ पर्सनल लॉज को, विवाह को, उत्तराधिकार को, तलाक को और लिव इन को, हमारे यहाँ एक नया उसमें कॉन्सेप्ट और आया कि उन्होंने लिव इन के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने की या रेगुलेट करने की कोशिश करी है। लिव इन पे बहुत सारी, सबसे ज़्यादा चर्चा लिव इन को ही लेकर हो रही है। तो कई लोगों का ये मानना है कि सरकार लिव इन और मैरिज को एक ही साथ कहीं पर को लेकर आ जा रही है इस कानून को, अगर इस कानून को इसी तरीके से इम्प्लीमेंट होता है तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं इसमें। अब जैसे आप उत्तराखंड का पारंपरिक जो हमारा रहन सहन है, जो हमारी जो सभ्यता है जिस प्रकार की, तो उसमें अचानक से इसको देखा जाए तो कुछ लोग कहेंगे कि ये प्रोग्रेसिव थॉट है जिसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया, और कई लोग इसको अपने जो सामाजिक रीतियां हैं उसमें इंटरफेरेंस के तौर पर भी देखेंगे। तो गवर्नमेंट ने इसमें एक बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से लिव इन रिलेशनशिप को शादी के बराबरी का दर्जा देने का प्रयास किया है। जहाँ शादी का रजिस्ट्रेशन आपको 60 डेज़ में कराना है, तो वहीं लिव इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान किया गया है। और दंडात्मक प्रावधान भी है कि अगर आप 60 दिन के अंदर नहीं कराते हैं तो फिर उसमें 10,000 तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। और जैसे बच्चों के राइट्स हैं, तो इसमें एक विशेष तौर पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड का है वो ये कहता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप से हुए संतानें हैं और या मैरिज से हुई संतानें या इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं, तो उनको एक समान अधिकार प्राप्त होंगे, उनको संपत्ति संबंधी और उत्तराधिकार संबंधी वही राइट्स प्राप्त होंगे जो कि एक लेजिटिमेट चाइल्ड को होंगे। मतलब अवैध संतान का अब कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। हाँ, एक तरह से उत्तराखंड ने इस मामले में एक पहल की है कि क्योंकि ये अगर आप सामाजिक रूप से देखेंगे तो संतान का तो कोई दोष नहीं है, सामाजिक रूप से उस जो दृष्टि है लोगों की वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसको बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए। तो इसको लेके एक प्रोग्रेसिव थॉट है जिसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया है। तो उसमें लिव इन रिलेशनशिप, इलेजिटिमेट चाइल्ड, लेजिटिमेट चाइल्ड और मैरिज से हुए चाइल्ड, उनको बराबरी के अधिकार प्रदान करने की कोशिश करी गई है। जैसे लिव इन वाले में कहीं पर को हम लोग देख रहे थे कि उन्होंने क्या किया है कि एक तरीके से मॉरल पुलिसिंग कहेंगे उसको, कि जैसे उन्होंने रजिस्ट्रार को रख दिया हुआ है कि आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे, वहाँ रजिस्टर करोगे, तो ऑलरेडी कहीं पर को जैसे मान लिया किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके अड़ोसी पड़ोसी आ रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, इस तरीके की समस्याएं बढ़ सकती हैं इससे। कानून का एक सिद्धांत है, सामंट्स प्रिंसिपल है कि सोसाइटी फॉलोज लॉ एंड लॉ फॉलोज सोसाइटी। तो जब इम्प्लीमेंट होगा तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो सामने आएंगी कि जिसको लागू करने में प्रैक्टिकल समस्याएं उत्पन्न होंगी, और ये निश्चित तौर पर है जो मॉरल पुलिसिंग है वो इसमें होने वाली है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप्स देखें तो आज की डेट में संवैधानिक प्रोटेक्शन है एक तरह से कि कोई दो वयस्क हैं, उन्हें अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के तहत वो रह भी रहे हैं और उनको कोई छेड़ भी नहीं सकता। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हुआ है और उसने लिव इन को रेगुलेट करने की कोशिश की है, तो वहाँ हम समाज को एक प्रकार का वो राइट भी दे रहे हैं कि वो लोग जाएं और उनसे सवाल करें कि क्या आपकी लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर्ड है कि नहीं है। और क्योंकि उसको आपराधिक भी बनाया गया है, उसके ऊपर पीनल प्रोविजन भी इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उसमें उनको दंड दिलाने का भी प्रयास हो सकता है। तो ये तो निश्चित तौर पे होगा, और अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ें आएंगी तो गवर्नमेंट को हमेशा अमेंडमेंट के लिए ओपन रहना चाहिए।
लेकिन ये उत्पन्न हो सकती है समस्या। ऐसा देश में कहीं और भी लिव इन को लेकर कुछ ऐसे कोई कानून कहीं पर को है? सर अभी अभी तक लिव इन रिलेशनशिप को लेके कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। ये पहला है कोडिफाइड? ये पहला ही है जिसने अपने कोड में इसको इम्प्लीमेंट किया है, और यहाँ तक कि उनको लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को एक तरह का प्रोटेक्शन भी प्रदान किया है इस कानून ने। इससे पहले इस तरह का कोई कोडिफिकेशन पूरे भारत में नज़र नहीं आता है, क्योंकि ऐसा इसलिए भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में बातें पिछले 50 साल से चल रही हैं, कोर्ट की डायरेक्शंस भी हैं, लेकिन इसका कोई मसौदा आज तक नहीं था, कोई ड्राफ्ट नहीं था, जब तक कि उत्तराखंड सरकार ने अपने स्टेट के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई, उसने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, उस पर ऑब्जेक्शंस आई। तो ये पहला ही मसौदा है, तो इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी देखा जा रहा है कि जब देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके पिछले 50 सालों से बहस चल रही है, उसको लेके एक समुदाय के, खासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय की चिंताएं हैं, उनका अपने ऑब्जेक्शंस हैं, कुछ जनजातीय समुदायों की आशंकाएं, उनको लेके देश भर में क्या होगा, उस सबसे पहले एक प्रकार का लेबोरेटरी टेस्ट की तरह है कि उत्तराखंड में उसको लागू कर दिया गया है। आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब एज ए लेबोरेटरी इस्तेमाल हो रहा है यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना, उत्तराखंड एज ए लेबोरेटरी इंडिया के उस पर बीजेपी या फिर? मैं पॉलिटिकल उस पर तो नहीं जाऊंगा, बट मैं लीगल इम्प्लीकेशंस पर जा रहा हूँ कि देश भर में सुप्रीम कोर्ट कई बार आदेश कर चुकी है, और यहाँ तक कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी, जो रूलिंग पार्टी है, उनके मैनिफेस्टो में हमेशा से ही रहा है यूसीसी लागू करना। लेकिन हो सकता है कि उनका बहुमत ना रहा हो दोनों सदनों में, या जो भी कारण रहे हों, या उनके सर्वे ना करा पाए हों इस विषय पे, लेकिन उत्तराखंड ने अगर इसको लागू किया है और कल को सेंटर का यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविज़न होते हैं, तो जो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड है डेफिनेटली लागू उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होने वाला, तो सेंट्रल का लॉ इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ये एक थोड़ी, मतलब मेरे जैसे स्कॉलर्स के लिए ये सीखने की स्थिति भी है कि देश में अलग अलग राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे क्या उत्तराखंड की तरह, क्या उसके बाद फिर देश भर में वो व्यवस्था को लागू किया जाएगा, या फिर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी जिसको बाकी राज्य इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वैसे तो जो आदर्श स्थिति है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हम देखेंगे लगातार, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को कहते रहे हैं कि आप इस पर कानून बनाएं, आप पर्सनल लॉज को एक रूपता प्रदान करने की कोशिश करें, लेकिन वो नहीं हो पाया। कोई उसके पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, लीगल रीजन हो सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जिस प्रकार से लागू किया गया, अगर अन्य राज्य भी, जैसे अभी गुजरात ने कमेटी बना दी है, मध्य प्रदेश ने भी बना दी है, तो हर राज्य अगर अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा, तो हमारी जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है कि हम मैरिज को लेके है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक राज्य के अंदर ही मैरिज करते हैं, मैरिज आपकी दूसरे राज्य से भी हो सकती है। तो क्या वो जो सब्जेक्ट है, जो व्यक्ति मैरिज में दूसरे राज्य से यहाँ आ रहा है, यहाँ की कोई महिला दूसरे राज्य में जा रही है, तो उसको हमारा यूसीसी कैसे रेगुलेट करेगा? तो ये सब बड़े सवाल हैं जो कि सेंट्रल कोर्ट से रेगुलेट शायद आसानी से हो सकते थे, लेकिन क्योंकि अब स्टेट ने बना दिया है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप को लेके न सिर्फ उत्तराखंड के निवासियों पे लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बल्कि अन्य राज्यों के जो लोग यहाँ रहेंगे लिव इन रिलेशनशिप में, उनके लिए भी मैंडेटरी है। जैसे कोई दिल्ली में लिव इन में रहता है, उत्तराखंड में आकर आता है, घूमने भी आ रहा है, तो क्या उसको मतलब नहीं, इस तरीके उसमें डेफिनेशन दी हुई है, उसमें निवास के लिए शायद 180 दिन की अवधि उसमें दी हुई है। अगर 180 दिन कोई उत्तराखंड में रहता है, हाँ, तो उसको मैंडेट होगा कि उसको रजिस्ट्रेशन कराए। ओके। तो ये एक तरह से एक प्रकार का नया एक्सपेरिमेंट है जिसमें कंकरेंट लिस्ट के पर्सनल लॉज वाले जो विवाह तलाक संबंधी जो कानून बनाने के सब्जेक्ट्स हैं, उन पर किसी स्टेट ने कानून बनाया है, और उस स्टेट ने शुरुआत करी है बजाय इसके कि सेंट्रल इस पर कानून बनाती। और अगर आप मैरिज को लेकर देखेंगे तो सेंट्रल का लॉ ऑलरेडी है, लेकिन सेंट्रल के अलग अलग लॉ हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट है और हिंदू मैरिज एक्ट है, लेकिन उत्तराखंड में उसको एक ही तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की गई है, चाहे वो तलाक का मुद्दा हो, चाहे डिवोर्स के ग्राउंड्स भी हैं, उसको भी जनरल न्यूट्रल कर दिया है। पहले जो तलाक के आधार होते थे तो वो महिला और पुरुष के लिए कई बार अलग अलग भी थे, लेकिन अब इन्होंने एक ही कर दिया है, तो बहुत से उसमें चेंजेस आए हैं। इसमें जो ये फैमिली लॉज वगैरह हैं, इसमें कितना फ़र्क पड़ लगेगा इसके लागू होने से? हाँ, फैमिली लॉज पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस का अधिकार इसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले को दिया है, और उत्तराखंड के हर सब्जेक्ट को दिया है, हर निवासी को दिया है, तो उसमें मुस्लिम्स भी हैं। जबकि आपको याद होगा कि 1985 में जब शाहबानो का केस हुआ था, तो उसमें एक शाहबानो को उसके हस्बैंड ने 3 तलाक दे दिया था। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको मेंटेनेंस देने का आदेश किया, तो उसको लेकर देश भर में प्रदर्शन हुआ, रिवोल्ट हुआ, मुस्लिम समुदाय ने उसका विरोध किया कि उसको अपने सामाजिक पारंपरिक जो कानून है उनके, उस पर एक हमला बताया। तो उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना के
उस 125 जो सीआरपीसी का तत्कालीन कानून था जिसमें मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाता था, उसके दायरे से मुस्लिम महिलाओं को बाहर किया। हाँ, उसमें मेरे ख्याल से ये था ना कि एक मुस्त मुस्लिमों के यहाँ तलाक के उसमें एक ही बार में पूरा मेंटेनेंस का जी खर्चा, जी हाँ, और उस वो ये था इस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उससे पलटा भी गया था। तो उसमें केंद्र सरकार ने कानून बनाया था जो अल्पसंख्यक समुदाय की डिमांड थी उसके आधार पे। लेकिन उत्तराखंड ने इस मामले में प्रोग्रेस की है, उन्होंने इसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की है कि मुस्लिम महिलाओं को भी वही मेंटेनेंस मिले जो हिंदू महिलाओं को मिल रहा है या अन्य धर्मों की महिलाओं को मिल रहा है। जेंडर का कुछ नहीं है ना इसमें अभी, लेकिन उसमें हाँ, जेंडर और रिलीजन दोनों से उसको बाहर करने की कोशिश की है उत्तराखंड में भी। लेकिन यहाँ पर अभी फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा कि जो हमारा बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके प्राविधान और उत्तराखंड के प्राविधानों में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा। तो क्या उस स्टेज में मेंटेनेंस को लेके सेंट्रल लॉ लागू होगा या उत्तराखंड को उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, स्टेट अमेंडमेंट लाना पड़ेगा बीएनएसएस में, तो वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी सेंट्रल के कई कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस हैं जो कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के समय सामने आने वाले हैं। यूसीसी लागू हो रहा है ना, तो ये इसका ग्राउंड क्या होता है कि किस ग्राउंड पे होते हैं कि ये अचानक से ऐसे लिव इन वाला है? ऐसा हुआ होगा कि उत्तराखंड में बहुत सारे लिव इन के मामले आए होंगे, गवर्नमेंट में ऐसा कुछ देखा होगा, या क्या ग्राउंड होता है इसको? सर इसका मैं मेरे नज़र में जब गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई, प्रकाश देसाई जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उनकी अध्यक्षता में, तो उसने इसको स्टडी किया था कि कौन से ऐसे विषय हैं जिनको टच करना चाहिए, कंकरेंट लिस्ट के वो विषय, जिन पर्सनल लॉज के वो सब्जेक्ट्स जिनको जिनको एड्रेस करके यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकती है पर्सनल कानूनों में, सिविल कानूनों में। इसके लिए कमेटी ने स्टडी किया तो उनको लगा कि लिव इन रिलेशनशिप भी एक सब्जेक्ट है जिसको रेगुलेट करना चाहिए। तो ये तो हम लोगों की सोसाइटी का कोई सब्जेक्ट ही नहीं हुआ लिव इन? निश्चित तौर उत्तराखंड पे की बिल्कुल सोसाइटी का क्या बिल्कुल। मतलब उससे? अगर हम उत्तराखंड का जो हमारा पारंपरिक रहन सहन है, हमारा जो हमारे कस्टमरी लॉज हैं, या हमारे जो थॉट है, जो सामुदायिक थॉट है, तो वो अभी इस वेस्टर्न थॉट के लेवल पर नहीं पहुंचा है, या वो उससे बेहतर भी हो सकता है कि हम अपनी परंपराओं को ऊपर मानते भी हैं, हमारा समाज मानता है। तो ऐसे में बिना सामाजिक राय के उसको इम्प्लीमेंट कर देना वो एक बड़ा आश्चर्यजनक सा है। एक तरीके से सोसाइटी पे थोपना जैसा हो हाँ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि जिन शहरों में, अगर आप मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव की बात करें, तो वहाँ अभी इस प्रकार की मान्यता नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन वहाँ नहीं है, पर उत्तराखंड में हो रहा है। तो ये भविष्य में होगा कि वहाँ के लोग यहाँ कुछ समय निवास करके यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और प्रोटेक्शन प्राप्त कर लेंगे, जो कि उनको वहाँ प्राप्त नहीं है। तो कोई राइट्स भी देता है क्या? जैसे कोई लिव इन में है तो उसको किस तरीके के राइट्स भी दे रहा है? ये हस्बैंड वाइफ वाले राइट्स दे रहा है पूरे? बिल्कुल, जैसे मेंटेनेंस को लेके उस महिला को भी जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, या जो मैरिड वुमेन है, जो वाइफ है किसी की, उसको बराबर के अधिकार दे रहा है यूसीसी। और साथ ही साथ जो संतानें हैं, लिव इन रिलेशनशिप से हुई संतानों को भी उत्तराधिकार के वही राइट्स दे रहा है जो उत्तराधिकार के राइट्स एक मैरिड कपल के बच्चे को। तो एक प्रकार से उसको लीगलाइज करने का, लिव इन रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप से हुई संतानों को लीगल राइट्स देने का एक प्रयास है। जो ये वो रेप वाला एक उसमें आता है कि हस्बैंड पे कोई आरोपी नहीं लगता है, क्या इस पे भी कुछ फर्क पड़ेगा उसका? जो मैरिटल रेप का विषय है, तो मैरिटल रेप तो सेंट्रल लॉ से गवर्न होगा, क्योंकि अभी तक बीएनएस में, जो भारतीय न्याय संहिता है, और इससे पहले पूर्ववर्ती आईपीसी में, उसमें मैरिटल रेप को सेपरेटली कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था एज ए क्राइम। अभी तक उसको लेके डिमांड चल रही है कई जगह कि मैरिटल रेप को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुझाव भी मांगे हैं स्टेक होल्डर से, लेकिन अभी तक वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन जैसे ये लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया गया है, तो अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली क्राइम कमिट होने का आरोप लगाती है, तो वो तो भारतीय नागरिक न्याय संहिता से ही गवर्न होगा। वो जो आईपीसी के या पुराने पीरियड में हुआ था आईपीसी के प्राविधानों से गवर्न होगा। तो उसमें फिर यूसीसी बीइंग अ कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉ, वो उसमें इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, क्योंकि फौजदारी कानून वही होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो उनको उत्तराखंड पुलिस कोई सेपरेटली कोई नए कानून के आधार पर उनको बचा ले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके लिए सेंट्रल एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। तो यही कन्फ्लिक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उत्पन्न होंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ। जैसे लिव इन वाली बात आ रही है, तो अगर एक कपल है वो लिव इन में रहता है, और फिर ये पहला स्टेप है और वो लाइफ टाइम फिर लिव इन में ही रह सकता है, या फिर अगर उसको फिर मैरिज में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में?
लिव इन रिलेशनशिप देखिए उसमें कोई स्टेप्स नहीं है जो एक्ट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बताता है। लिव इन रिलेशनशिप एट पार है, मैरिज के बराबर ही रखा गया है उसको, जहाँ तक इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन की बात है। और मैरिज करने पे कोई बार भी नहीं है, क्योंकि अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उन्होंने उसको एज लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर्ड कराया हुआ है, तो जब वो मैरिज कर लेते हैं तो उसको एज ए मैरिज रजिस्टर्ड कराएंगे। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके सामने उसकी भी प्रक्रिया है। तो लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया और मैरिज रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया में कहीं ये बार नहीं दिया हुआ है कि जिसने लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर्ड कराई है वो बाद में मैरिज रजिस्टर्ड नहीं करा सकता। तो इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। और सेकंड ये है कि जब उसमें 2010 की कट ऑफ डेट दे दी है कि 2010 के बाद हुई शादियों को पंजीकृत कराया जाना आवश्यक है अगले 60 दिन के अंदर इसके इम्प्लीमेंट होने के, और अगर आप नहीं कराते हैं तो उसको ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। सिर्फ 2010 से पहले जिनके विवाह हुए हैं उनके ऊपर ये बाध्यता नहीं है। तो 2010 के बाद की शादियाँ और उसके बाद के लिव इन रिलेशनशिप जो स्टेट के अंदर है, तो उनको दोनों को रजिस्ट्रेशन का प्रावधान दिया गया है और दोनों से होने वाली संतानों को प्रोटेक्शन दिया गया है। तो मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप कहीं कन्फ्लिक्ट में नहीं है, हार्मनी में है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुताबिक। तो जैसे अब ऐसे लग रहा है ना कि हम यूसीसी की पूरी बुराई कर रहे हैं, नहीं, तो ऐसा इसमें जैसे अच्छी चीजें क्या क्या अगर हम यूसीसी में अगर आप देखेंगे तो कुछ बहुत अच्छी चीज, एक तो उत्तराधिकार वाला बुराई के बजाय थोड़ा ये मैं कहूँगा इस पहलू से कि क्योंकि राज्य ने लागू किया है इसलिए बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि सेंट्रल एक्ट ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को गवर्न कर रहे हैं और स्टेट ने एक शुरुआत की है, एक स्टेट ने, तो वो प्रैक्टिकली कैसी होगी अभी समय बताएगा, देखने का विषय होगा। लेकिन जो पॉजिटिव पहलू हैं यूसीसी के बहुत से हैं कि यूसीसी को लागू करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम देश में एक रूपता की, यूनिटी की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, और हम ये भी बात करते हैं कि हमारे कानून वो हैं जो कि लोगों को एक छड़ी से हाँकते समय उनको एक रहने की एक प्रकार से प्रेरणा देते हैं। जैसे फौजदारी कानून है तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बताते हैं कि मर्डर ऑफेंस है, मर्डर का अटेम्प्ट ऑफेंस है, या किसी के साथ फोर्जरी करना ऑफेंस है। लेकिन वहीं जो खासकर मुस्लिम समुदाय में 4 शादी की जो परंपरा रही है, या ईसाइयों के लिए हैं उत्तराधिकार के जो उनके यहाँ 2 साल का एक कूलिंग ऑफ पीरियड है मैरिज का, जिसको लेके 2017-18 में ही एक ईसाई कपल गया था सुप्रीम कोर्ट तक, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदूज़ के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड 1 साल का और हमारे लिए ये 2 साल का क्यों है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था, क्योंकि डायरेक्शन तो नहीं दे सकते थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये सोचनीय विषय है कि आपको इनमें एक रूपता लानी है। तो कायदे से देखा जाए तो कॉमन सिविल कोड जो लाने का प्रयास उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट तक गए इस असमानता को लेकर, तो उन चीज़ों में समानता लाने का प्रयास किया है, पर्सनल लॉज को एक प्रकार से गवर्न करने की कोशिश करी है, और खासकर उन बच्चों के लिए जो इलेजिटिमेट चाइल्ड जिनको समाज में कहा जाता था, जो अभी या लिव इन रिलेशनशिप से होने वाले बच्चे या फिर पहले अनब्याही माँ के बच्चे हम कहते थे, तो उस प्रकार के जो बच्चे संतान हैं उनको राइट प्रोवाइड करे गए हैं, जो कि संभवतः केंद्र सरकार या पार्लियामेंट कई दशकों से नहीं कर पाई और आगे भी शायद ना कर पाए, लेकिन उत्तराखंड ने उसमें एक प्रोग्रेसिव पहल की है। इसमें संपत्ति के मामलों में भी कुछ इस तरीके की चीज़ें चेंज करी हैं क्या? उसमें संपत्ति के जो उत्तराधिकार के कानून है बेसिकली, क्योंकि वो बेटा बेटी वाला ही चेंज हुआ है या फिर वो भी पहले से एग्जिस्ट करता था? बेटी वाला जो है वो कुछ राज्यों में एग्जिस्ट करता है, कुछ राज्यों ने अपने जो जमींदारी एबोलिशन एक्ट है या सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट भी किए हैं, तो उनमें वो लागू था, लेकिन धार्मिक आधार पे वहाँ भी लागू नहीं था, क्योंकि वो हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट थे, लेकिन मुस्लिम्स के लिए वो लागू नहीं था। लेकिन अभी उत्तराखंड में जब प्रयास किया है तो उत्तराखंड में वो सभी धर्मावलंबियों पे एक्सेप्ट जो हमारे आदिवासी हैं उनको छोड़ के उत्तराधिकार के एक समान कानून लागू करने की कोशिश करी है। और इसी प्रकार तलाक को लेके, जैसे 3 तलाक पे तो ऑलरेडी कानून आ गया है सेंट्रल का, लेकिन उन्होंने तलाक के भी ग्राउंड्स मुस्लिम्स के लिए, हिंदूज़ के लिए एक प्रकार से करने की कोशिश की है यूसीसी में, जिससे कि ये हो सकता है कि जो हमारी सोसाइटल लिविंग है, क्योंकि हम एक व्यक्ति तो 3 बार बोल के तलाक दे दे रहा है और दूसरा व्यक्ति 5-6 साल कोर्ट में केस लड़ रहा है उनके बीच में अगर नहीं बन पा रही है, तो उस प्रकार के जो विवाद हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करिए। आप पूरे इस मामले को किस तरीके से देख रहे हो कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप की सिचुएशन आ जा रही है हमारी सोसाइटी के सामने, या फिर कोई सॉल्यूशन टाइप का दे रहा है? देखिए, जब भी कोई नई शुरुआत होती है ना, तो उसको लेकर आशंकाएं तो हमेशा होती हैं समाज में, और समाज उसको आशंकाओं की ही दृष्टि से देखता है, चाहे कोई कानून हो, चाहे कोई नई पहल हो। जब वो लागू की जाती है, जब वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होती है, तो तब जो टकराव हैं, उससे होने वाले समाधान हैं, वो सामने आते हैं कि
क्या चीज़ें एड्रेस कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। और कानून में समय के साथ बदलाव भी होते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि रिजिड है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गवर्नमेंट ने बना दिया तो इसमें भविष्य में कोई संशोधन नहीं होगा। लेकिन कुछ मामलों में एक पॉजिटिव पहल शुरू की है, जो कि लगातार आर्टिकल 44 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रहे हैं, और या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को जो डायरेक्शंस दी गई हैं, तो उसी दिशा में, उसी इंटेंशन के साथ ये पहल अगर है, तो फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब होगा तो जो भी प्रॉब्लम्स उसमें आएंगी, टकराव होंगे सेंट्रल एक्ट से, तो वो सब एड्रेस करने की पावर स्टेट के लेजिस्लेचर के पास ऑलरेडी है, वो कर सकते हैं।